नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और हम अध्ययन कर रहे हैं फंक्शनल एनोमलीज का, जिसे क्रियात्मक असंगतियां भी कहते हैं। जब बच्चा बर्थ लेता है तो वैसे ज़्यादातर जो बेबी होते हैं ना बच्चों, जब बेबी का जब बर्थ होता है तो ज़्यादातर जो बेबी होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन कुछ बेबी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ एरर होती है, कुछ एनोमलीज पाई जाती है। एरर मतलब कुछ विकृति हो सकती है और एनोमलीज मतलब क्या हो सकता है, कोई असंगति हो सकती है। ये जो असंगति है या जो ये एनोमलीज है, यह संरचनात्मक प्रकार की भी हो सकती है, जैसे हाथ पैर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, संरचनात्मक भी हो सकती है, मतलब स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, और फंक्शनल भी हो सकती है। फंक्शनल जो एनोमलीज होती है वो बाहर से दिखाई नहीं देती है, बल्कि इसमें किसी एनिमल की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। ये जो ऐसी एरर जो किसी एनिमल के वर्क पर इफेक्ट डालती है, नॉर्मल वर्क पर इफेक्ट डालती है, उसे क्या कहते हैं, उस एरर को ही फंक्शनल एनोमलीज कहते हैं। पिछले वाली क्लास के अंदर हमने एक फंक्शनल एनोमलीज के बारे में पढ़ लिया था, जिसे क्या बोल रहे हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया कह रहे हैं। आपको इसे समझना है तो आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना होगा। इधर आप देखिए, फंक्शनल एनोमलीज के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय की अंतर्जात विकृतियां, इसे चयापचय की अंतर्जात विकृतियों के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, और आपके बीएससी और एमएससी की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है अक्सर, फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है, किस जीन की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉल पी जीन की वजह से वो होता है। दो रिसेसिव जीन जब उपस्थित होते हैं ना, स्मॉल पी साथ में, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक डिजीज हो जाती है। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड नंबर पर अपन कौन सी एरर के बारे में पढ़ रहे हैं, एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह एरर भी हेरेडिटी दर्शाती है, अनुवांशिकता दर्शाती है। अगर किसी के माता पिता को एल्केप्टोन्यूरिया है तो उसके बच्चों को भी एल्केप्टोन्यूरिया हो सकता है, और यहाँ तक कि जैसे कोई दंपति है, ठीक है, उनके बच्चों को भी एल्केप्टोन्यूरिया हो सकता है, और उनके यानी कि जो उनके पोते वगैरह हो सकते हैं उनको भी एल्केप्टोन्यूरिया हो सकता है। होमोजेंटिसिक एसिड, इस बीमारी के अंदर या इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो होमोजेंटिसिस जो एसिड है ना बच्चों, उसका निर्माण नहीं हो पाता है। किसका निर्माण नहीं हो पाता है, होमोजेंटिसिक एसिड का निर्माण नहीं हो पाता है। होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज नाम के एंजाइम का निर्माण नहीं हो पाता है, निर्माण रुक जाता है। यह एरर भी हेरेडिटी दर्शाती है, अनुवांशिकता दर्शाती है। अगर किसी दंपति को फिर एल्केप्टोन्यूरिया है तो उसके बच्चों को भी हो सकता है, उसके पोतों को भी हो सकता है। यह एरर हेरेडिटी दर्शाती है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया भी क्या दर्शा रही थी, हेरेडिटी दर्शा रही थी, ठीक है। और यह किसके कारण होती है, सुनो आप ध्यानपूर्वक, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज का निर्माण रुक जाता है एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज के अंदर। होमोजेंटिसिक एसिड जो कि टायरोसिन का प्रोडक्ट है, एसिटो एसिटिक एसिड में चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज ही होमोजेंटिसिक एसिड को एसिटो एसिटिक एसिड में बदल रहा है। आप मेरी बात सुनिए ध्यानपूर्वक। टायरोसिन जो था, टायरोसिन से क्या बनता है, होमोजेंटिसिक एसिड बनता है, और होमोजेंटिसिक एसिड को एसिटो एसिटिक एसिड में कौन चेंज करता है? एसिटो एसिटिक एसिड में चेंज करता है
होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम। जब होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम ही नहीं बन पाएगा बॉडी के अंदर, तो जो होमोजेंटिसिक जो एसिड है वो एसिटो एसिटिक एसिड में नहीं बदल पाएगा और शरीर के अंदर होमोजेंटिसिक एसिड का स्टोरेज होने लग जाएगा। यह होमोजेंटिसिक एसिड ब्लड में कलेक्ट होकर यूरिन के साथ एक्सक्रीटेड होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? एक्सक्रीटेड होने लग जाता है। पेशेंट का यूरिन एयर के कांटेक्ट में आकर ब्लैक कलर का हो जाता है। एक्स्ट्रा जो होमोजेंटिसिक एसिड है वो कार्टिलेज के कोलेजन फाइबर्स तथा कार्टिलेज के कोलेजन फाइबर्स तथा सेकेंड अदर कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड होकर ईयर आईज पर ब्लैक कलर उत्पन्न करते हैं। कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर क्या होता है, टायरोसिन जो होता है ना, टायरोसिन से बनता है होमोजेंटिसिक एसिड और होमोजेंटिसिक एसिड को एसिटो एसिटिक एसिड में बदलता है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम। लेकिन क्या होता है एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज के अंदर, क्या होता है, कुछ ऐसे जीन आ जाते हैं प्रभावी जिसकी वजह से होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से होमोजेंटिसिक एसिड एसिटो एसिटिक एसिड में चेंज नहीं हो पाता है। बॉडी के अंदर होमोजेंटिसिक एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है, ब्लड में कलेक्ट होने लग जाता है। और तो और क्या होता है, जब यूरिन का एक्सक्रीटेड किया जाता है, जब मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है तो उसके साथ में बाहर आने लग जाता है। और जैसे ही होमोजेंटिसिक एसिड युक्त जब मूत्र वायु के संपर्क में आता है तो वो काले कलर का हो जाता है। इसे कृष्ण मूत्र रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे ये एल्केप्टोन्यूरिया को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? एल्केप्टोन्यूरिया को कृष्ण मूत्र रोग के नाम से भी जाना जाता है। काला मूत्र रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहां तक कि जो एक्स्ट्रा होमोजेंटिसिक एसिड है ना बच्चों, वो कार्टिलेज के कोलेजन फाइबर्स, जो उपास्थियों के जो कोलेजन तंतु हैं तथा जो सेकंड अदर कनेक्टिव टिश्यू हैं तथा जो दूसरे संयोजी उत्तक है, उनसे रिलेटेड होकर, उनसे संबंध होकर कानों के ऊपर, आंखों के ऊपर काला कलर उत्पन्न करता है। डार्क स्पॉट होने लग जाते हैं आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर। अब अगली डिजीज हमारी कौन सी है बच्चों? अगली जो हमारी डिजीज या एरर है वो है एल्बिनिज्म, जिसे सूरजमुखीता या हिंदी में तो एल्बिनिज्म, हिंदी में भी एल्बिनिज्म कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो एल्बिनिज्म हिंदी में भी एल्बिनिज्म भी कह सकते हैं और सूरजमुखीता के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह एरर रिसेसिव जीन स्मॉल सी द्वारा कंट्रोल होती है। किसके द्वारा कंट्रोल होती है? ये एरर अप्रभावी जीन के एक पेयर द्वारा, सीसी पेयर के द्वारा कंट्रोल होती है। अगर किसी की बॉडी के अंदर ये स्मॉल सीसी जीन पेयर में उपस्थित है तो उसको एल्बिनिज्म बीमारी हो जाएगी और ये जन्म से ही पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है आप समझो। सबसे पहले आप एक रिएक्शन को देखो जो टायरोसिन है ना, टायरोसिन को एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? टायरोसिनेज एंजाइम होता है और टायरोसिनेज एंजाइम टायरोसिन को मिलेनिन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन रिसेसिव जीन स्मॉल सी की उपस्थिति में टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण ही नहीं हो पाता है या निर्माण रुक जाता है, जिसकी वजह से टायरोसिन मिलेनिन में नहीं बदल पाता है और जिसके कारण त्वचा के अंदर, बालों के अंदर मिलेनिन उत्पन्न नहीं हो पाता है और त्वचा का कलर येलो वाइट कलर का हो जाता है, सफेद पीला सा हो जाता है। जो एल्बिनिज्म के जो पेशेंट होते हैं वो लाइट के प्रति बहुत ज्यादा क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। लाइट के प्रति क्या होते हैं? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। धूप में निकलते हैं तो उन्हें जलन होने लग जाती है, आंखों में दर्द होने लग जाता है।
ठीक है, मतलब धूप की तरफ देख नहीं सकते हैं, जिसको ये बीमारी हो जाती है धूप में निकलना, धूप के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदी होते हैं। देखिए आप ध्यानपूर्वक, यह एरर रिसेसिव जीन स्मॉल सी द्वारा कंट्रोल होती है। यह जो त्रुटि है या यह जो रोग है, यह प्रभावी जीन स्मॉल सी के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। टायरोसिन को टायरोसिनेज एंजाइम मिलेनिन में बदलता है और मिलेनिन हमारी त्वचा बालों को कलर प्रदान करता है। रिसेसिव जीन सीसी की प्रेजेंस में टायरोसिनेज नामक एंजाइम ही नहीं बन पाता है, जिसके कारण टायरोसिन मिलेनिन में नहीं बदल पाता है तथा यह रोग हो जाता है। इस जेनेटिक डिजीज के अंदर क्या होता है, जो स्किन है ना बच्चों, जो त्वचा है और जो हेयर है, मतलब जो बाल है और जो आंखें हैं, आईज पर मेलेनिन का अभाव हो जाता है, मेलेनिन की एब्सेंस हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये पेशेंट वाइट येलो कलर के दिखाई देते हैं। उनके हेयर आईज ब्राउन कलर की होती है, बुरी बुरी सी होती है, अंग्रेज के जैसे ये दिखते हैं। ये लाइट के प्रति वेरी सेंसिटिव होते हैं, वेरी सेंसिटिव टू लाइट होते हैं बच्चों ये, ठीक है। तो आई होप जो आज मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे फंक्शनल एनोमलीज के बारे में। लेकिन इस बार जो अपन फंक्शनल एनोमलीज पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे अनुवांशिक विकृतियों के बारे में, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो को एक दो बार नोट्स बनाइए और इससे रिलेटेड अगर कोई आपकी जिज्ञासा हो या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।